हाँ भाई, कमेंट करके बताना एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या। भाई आजकल तुम शेयर वेयर नहीं कर रहे बिल्कुल भी। अब ये चैप्टर वाइज करा के फिर मुझे छोड़ना पड़ेगा इसको। आज एक काम करो, आज मैं ये 2-3 मिनट ये जब अनअकैडमी का बता रहा हूँ तब तक शेयर करके आओ, देखते हैं आज तुम्हारे शेयर करने से कितने व्यूज बढ़ते हैं। ठीक है, अगर तुम नियत से ईमानदारी से अगर शेयर करते हो तो देखते हैं कि कितने बंदे ऐड हो जाते हैं। अब मैं 2-3 मिनट जब तक ये बता रहा हूँ हर जगह इसको फैला के आओ। चलो फिर क्लास शुरू करेंगे। तुम भी मुझे वो बनने पे मजबूर करोगे, ऐसे अपने आप तो करोगे नहीं। आज करके दिखाओ चलो। आज इसको जहां जितना शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पे ऐड हो, देखते हैं कितने ऐड कर सकते हो आप। ठीक, करो शुरू, तब तक मैं ये बता लेता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अनअकैडमी पे पढ़ाता हूं मैं। अनअकैडमी पे जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले होते हैं उससे पहले एक ऑप्शन आता है डिस्काउंट कोड अप्लाई करने का। वहां पे आपको डिस्काउंट कोड लगाना है AVS10। इससे आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरा ही बेनिफिट होगा कि आप मेरे सब्सक्रिप्शन कहलाओगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि AVS10 कोड लगाया तो मेरे ही बैचेस देख पाओगे या कोई एक पर्टिकुलर बैच ही देख पाओगे। अन अकेडमी पे ना ही किसी बैच की फीस होती है, ना ही किसी टीचर की फीस होती है। अन अकेडमी पे होती है सब्सक्रिप्शन की फीस। यानी एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, फिर चाहे आपने किसी भी कैटेगरी का लिया हो, SSC का, बैंक का, उस कैटेगरी में जितने टीचर पढ़ा रहे हैं उनके जितने बैचेस हैं, चाहे वो चल रहे हैं चाहे वो खत्म हो गए, सब के सब आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। चाहे फिर कितने ही बैचेस आते रहे, दोबारा कोई फीस पे नहीं करनी है। एक बार आपने फीस पे कर दी, बात खत्म हो गई। फिर चाहे किसी भी टीचर से पढ़ लो, कोई भी बैच पढ़ लो, कोई दोबारा फीस नहीं देनी है। अभी ऑफर भी चल रहा है, 1 साल पे और 2 साल पे 4-4 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, आप इसको अवेल कर सकते हैं। AVS10 कोड का यूज, कोई भी फ्री चीज, कोई स्पेशल क्लास, कोई टेस्ट सीरीज वगैरह को अनलॉक करने के लिए भी मांगे तो आपको ये कोड यूज करना है। इसमें जो विनर्स होते हैं उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है, फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाते हैं। मेरे बैचेस का बता देता हूं भाई। ये जो वोकैब स्पेशल बैच आया था मेरा पिछले महीने, यही कंटिन्यू हो रहा है आगे। इसका रिस्पांस काफी अच्छा है। बच्चे कह रहे हैं कि पिक्चर्स के थ्रू जैसे वोकैब याद कराना होता है, नेमोनिक्स के थ्रू वोकैब याद कराना, रूट वर्ड के थ्रू वोकैब याद कराना, तो इसमें बच्चों को काफी इंटरेस्ट आ रहा है। तो कह रहे हैं इसी बैच को और कंटिन्यू कर लो। वैसे मैंने 19 जून तक का ही प्लान किया था। अभी ये 19 मई से 19 जून तक तो चलेगा ही चलेगा, उसके बाद भी चलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इस बैच में जो वर्ड करा दिए वही वर्ड दोबारा कराऊंगा, तो आपको ये भी करना है। जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन से सब्सक्रिप्शन लोगे उस दिन से जो क्लासें होंगी वही देख पाओगे, पिछली भी देख पाओगे। तो आपको ये भी देखना है। अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 महीने का तो मेरा थ्योरी का बैच, कम से कम 2 महीने का वोकैब का बैच और 2 महीने के प्रैक्टिस के बैचेस ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये इतना कंटेंट मेरा अनअकैडमी पे आपको देखना है। ठीक है जी। थ्योरी का इस महीने कोई नया बैच नहीं आ रहा बच्चे। थ्योरी का आएगा 18 जुलाई को। थ्योरी का जो बैच है वो आएगा जी 18 जुलाई को। अभी आप वेट कर लो। अभी तब तक आप वोकैब वाले बैचेस लगा लो। AVS10 कोड का यूज करना है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए और 18 जुलाई से आप थ्योरी वाला लगा लेना। ठीक है, प्रैक्टिस बैच भी है, लेकिन प्रैक्टिस बैच बिना थ्योरी वालों के काम का नहीं है। जिन्होंने एक बार सिलेबस पूरा कर रखा है वो लगा सकते हैं ये वाला प्रैक्टिस बैच। ठीक है जी। इस महीने में 2 बैच हैं, फिर बता देता हूँ। 21 जून से प्रैक्टिस बैच है, ये हफ्ते में 2 दिन चलेगा, मंडे ट्यूसडे। और 23 जून से वोकैब वाला बैच है, ये चला करेगा वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, हफ्ते में 3 दिन चलेगा। फिर बता रहा हूँ, जो इस पिछले बैच में वोकैब पढ़ाई वो बैच इस बैच में नहीं होगी, मतलब नई वोकैब ही होगी, अलग वर्ड ही होंगे, तो वो भी आपको लगाना है। आपको 2 महीने का प्रैक्टिस बैच, 2 महीने का थ्योरी का बैच और 2 महीने का वोकैब का बैच, ये 6 महीने का कंटेंट मेरा देखना ही देखना है आपका इंग्लिश की चीजें पूरी करने के लिए। ठीक है जी।
चलो जी, अब आ जाते हैं अपनी क्लास पे। जो भी इंटरेस्टेड हो या जो मुझसे पढ़े हैं अपने दोस्तों को रिकमेंड करना चाहिए, AVS10 मेरा कोड है। ये वोकैब वाले बैच का लिंक मैं कमेंट में पिन भी कर दूंगा, इसको शेयर कर देना भाई। चलो जी, करें शुरू। प्रैक्टिस बैच के अंदर अपन ने बहुत सारे चैप्टर कर लिए। प्रोनाउन कर लिया, एडजेक्टिव कर लिया, नाउन कर लिया, एडवर्ब कर लिया, कंजंक्शन कर लिया, आर्टिकल कर लिया। अब अपन टेंस की क्लास अपनी चल रही है। पिछली क्लास तो अपन ने टेंस की करी थी, आज भी टेंस ही चलेगा। पहली क्लास है तो बच्चे अगर आपने थ्योरी वगैरह पढ़ रखी है तो आप पे क्लास कोई काम की है, वरना कोई काम की नहीं है। हाँ जी, करें शुरुआत। आ जाओ, इसमें बताइए जरा क्या एरर है। तो मूवी कटर बच्चे, अगर आपने एक ही चैप्टर पढ़ रखा है तो ये क्लास आपके कोई काम की नहीं है। आप पहले और क्लासेस देख लो, ठीक है। इसी चैनल पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, आप वो देख लो पहले। थैंक यू सत्यम भाई, आ जाओ शुरुआत करो। हाँ जी, अब आपने एक ये रूल सुना होगा, आपने एक ये रूल सुना होगा कि फर्स्ट आए, इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द सेकंड टाइम, ऐसे कुछ करके, है ना। फर्स्ट सेकंड ऐसे वाले वर्ड आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको उसके साथ जनरली परफेक्ट टेंस लगाने होते हैं। अब जरा समझने की कोशिश करना, परफेक्ट टेंस कब लगाते हो। परफेक्ट टेंस लगाने की तीन जगहें होती हैं। प्रेजेंट परफेक्ट लगाने की तीन जगहें होती हैं, या तो एक्शन खत्म हो गया ये बताना हो, या फिर पास्ट के एक एक्शन का प्रेजेंट पर इफेक्ट डालना हो, ये दिखाना है कि पास्ट का कोई एक्शन है वो आपके प्रेजेंट पर इफेक्ट डाल रहा है, ये दिखाना हो, या फिर टाइम खत्म हो गया ये बताना हो। ये तीन काम के लिए परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। जो मुझसे पढ़े हैं वो जानते होंगे, ठीक है। अच्छा, अब जरा समझना, ये सही में पहली बार है, ये सही में मेरी लाइफ में पहली बार है कि मैंने इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी। मतलब लाइफ में तब से लेकर आज तक मैंने इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं पढ़ी थी। कुछ आ रही बात समझ में। ये जो फर्स्ट लिखने की वजह से, ये जो इनबिल्ट तब से लेकर अब तक मैंने स्टोरी नहीं पढ़ी थी, ये तब से लेकर अब तक वाली जो सेंस आ रही है, टाइम की कंप्लीशन वाली सेंस आ रही है कि मेरी जिंदगी में आज से पहले तक मैंने इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं सुनी थी। तो ये आज से पहले तक वाली जो इनबिल्ट सेंस आ रही है फर्स्ट लिखने की वजह से, इसकी वजह से आपको यहां पे परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा। आई हियर नहीं, आई हैव हर्ड लिखना पड़ेगा। रीजन आया समझ में। नेक्स्ट पे आ जाओ। सॉरी भाई, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर भी है। ठीक कह रहा है साफिर, इट इज आएगा यहाँ। सॉरी यार, थोड़ा टाइपिंग एरर भी है, इट इज आएगा यहाँ। दिस इज नहीं, सॉरी, ये लिख तो रखा है दिस इज। नहीं 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 नहीं, या तो इट इज द फर्स्ट टाइम या दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम। या तो इट इज द फर्स्ट टाइम आएगा, ये वाली जो चीज है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है। अरे क्या हो रहा है यार, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपको तब फॉलो करना होता है। इट इज द फर्स्ट टाइम कई बार लिख के देता है, कई बार लिख के देता है इट इज द फर्स्ट टाइम, कई बार लिख के देता है इट इज द फर्स्ट टाइम या दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम। ये पहली बार है, ये मेरी लाइफ में पहली बार है। ये इस टाइप के दो स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं जहां पे ये काम करना है। ये लाइफ में पहली बार है कि ऐसा हो रहा है, ये लाइफ में पहली बार है कि ऐसा हो रहा है, यानी तब से अब तक ऐसा नहीं हुआ। कहानी आ रही है समझ में। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसमें बताओ जरा। इसमें बताइए जरा।
बहुत बढ़िया, शाबाश। वो बाइसिकल पे आया था, अब यहाँ पे V2 लगा हुआ है। आपने एक रूल सुना होगा, मेन क्लोज पास्ट में हो तो सब क्लोज को पास्ट में लिखना पड़ता है। वो बाइसिकल पे आया था ताकि वो वहां समय से रह पहुंच सके, समय रहते पहुंच सके। अभी इन टाइम और ऑन टाइम में क्या डिफरेंस होता है ये आपको बता रखा है। ऑन टाइम मतलब एग्जैक्ट समय पे, और इन टाइम मतलब समय रहते। तो वो बाइसिकल पे आया था ताकि वो वहां समय रहते पहुंच सके। अगर मेन क्लोज आपका पास्ट में तो सब क्लोज को भी पास्ट में लिखना पड़ता है, और मे की पास्ट फॉर्म क्या है, माइट। इन ऑर्डर के साथ दो स्ट्रक्चर आते हैं, इन ऑर्डर टू डू समथिंग। इन ऑर्डर के बाद या तो इन्फिनेटिव आता है, या फिर इन ऑर्डर के बाद दैट लगा के क्लोज बनाया जाता है। काफी बच्चों को ये भी अजीब लग रहा होगा, इन ऑर्डर के साथ तो सर टू पढ़ा है हमने, इन ऑर्डर के साथ टू भी आता है, इन ऑर्डर के साथ दैट भी आता है। अगर आपको इन्फिनेटिव लिखना है, इन ऑर्डर टू ज्वाइन आर्मी ही डिड दैट, इन ऑर्डर टू गो देयर ही हायर्ड अ बाइक या ही हायर्ड टैक्सी। कुछ आ रही बात समझ में। इन ऑर्डर के बाद इन्फिनेटिव का भी स्ट्रक्चर बनता है, और इन ऑर्डर के बाद दैट लगा के क्लॉज भी बनता है। नेक्स्ट पा जाइए। ऑन टाइम इन टाइम ग्रामेटिकली दोनों ठीक है, यहां पर दोनों के मीनिंग अलग अलग है। ऑन टाइम का मतलब होता है ताकि वो समय पे पहुंच सके, और इन टाइम का मतलब होता है ताकि वो समय रहते पहुंच सके, यानी जो शेड्यूल टाइम था उससे पहले, कंफर्टेबली पहले वो पहुंच सके। इसमें बताइए जरा। प्रेम कुमार बच्चे, कोर्स के बारे में या तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले बताता हूं या लास्ट में बताता हूं, ठीक है। और फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे एक नंबर दिख रहा होगा आपको, इस पे व्हाट्सएप पे बात कर लें, वो आपको बता दें। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। हाँ जी, मेरी जो डॉटर है, मेरी जो बेटी है, वो कभी मुझे राइट नहीं करती, कहने राइट टू मी नहीं करती, मतलब मुझे कभी लेटर नहीं लिखती। इफ शी डजंट राइट टू मी, इसका अंडरस्टूड मीनिंग हो जाता है शी डजंट राइट अ लेटर टू मी। वो बताने की जरूरत नहीं कि क्या नहीं लिखती, राइट टू मी का मतलब ही होता है लेटर नहीं लिखना। मतलब वो कभी मुझे लेटर नहीं लिखती, इसलिए मुझे पता नहीं है कि वो क्या कर रही। वो कभी मुझे लेटर नहीं लिखती, इसलिए मुझे पता नहीं है कि वो क्या कर रही। इतनी बात आई समझ। अब मुझे बताओ कि यहां पे पहली बात तो मीनिंग से भी पता चल रहा है कि इस वुड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। और दूसरी बात, अगर ये वुड लगता भी तो ये नेवर से पहले लगा होता, क्योंकि नेवर वर्ब के साथ आएगा। माई डॉटर वुड नेवर राइट टू मी, अगर अगर ये वुड लगता भी तो ये आया होता नेवर से पहले। मीनिंग से भी पता चल रहा है कि यहां पे पास्ट का कोई लोचा ही नहीं है। यहां पे डोंट आगे प्रेजेंट है, ये आगे प्रेजेंट है, तो यहां पे वुड क्यों लगाएं। मेरी जो डॉटर है वो मुझे कभी नहीं लिखती, उसका हैबिचुअल एक्शन बताना है। हैबिचुअल एक्शन के लिए, प्रेजेंट के हैबिचुअल एक्शन के लिए आपको वुड की क्या रिक्वायरमेंट है, मत लिखो इसको, सीधा लिखो माई डॉटर नेवर राइट्स। वुड हटाओगे तो ध्यान रखना राइट्स भी करना पड़ेगा, हैबिचुअल एक्शन दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताइए जरा। हाँ जी, इसमें बताइए क्या आंसर है। भरत, प्रहलाद, विनायक, स्वाति, दिव्या, आयुष, माधुरी, विवेक, सुरेश, नितिन, साफिर। When Gayatri said that she is coming to see me the next day, I wondered what problem she would bring. जब गायत्री ने कहा कि वो मुझसे मिलने आ रही है अगले दिन, तो मैं हैरान हुआ ये सोच के कि पता नहीं क्या क्या मुसीबतें वो लेके आएगी। आपने इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन पढ़ा होगा, तब भी आपने देखा होगा कि अगर मेन क्लोज पास्ट में हो जाता तो अंदर वाले सारे के सारे टेंस जो है वो पास्ट में हो जाते हैं। अब यहाँ पे वुड ब्रिंग ये पास्ट लिख रखा है, वंडेड ये पास्ट लिख रखा है, यहाँ पे भी आपको पास्ट लिखना पड़ेगा। इज कमिंग नहीं, यहाँ पे वॉज कमिंग आएगा। अगर मेन क्लोज पास्ट में हो जाता तो सब क्लोज भी पास्ट में हो जाता। जब उसने कहा था कि वो आएगी, तो मैंने ये सोचा था, ये पूरा का पूरा क्लोज आप पास्ट में लगाओगे। नेक्स्ट पे आ जाइए। ध्यान रखना जो भी टेंस दे रखा हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दे रखा तो पास्ट कॉन्टिन्यूस कर देना, प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा तो पास्ट परफेक्ट कर देना। जो भी टेंस दे रखा हो बस उसका पास्ट वर्जन लिख देना। और अगर फ्यूचर दे रखा होता विल वगैरह से, उसको तो वुड में कन्वर्ट कर देते। इसमें बताइए जरा।
हाँ जी, दे वर हैविंग अ बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक। अब टाइम आपका फ्यूचर का है, टेंस आप पास्ट का लगा रहे हो, ये क्या कर रहे हो भैया? अगर आप नेक्स्ट वीक लिख रहे हो, अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट वीक लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या है? टाइम आपका फ्यूचर का है, टाइम आपका फ्यूचर का है तो भैया यहाँ पे फ्यूचर का यूज होना चाहिए था। या तो विल बी हैविंग लिखो या आर हैविंग से भी काम चल जाएगा। या तो विल बी हैविंग लिखो, दे विल बी हैविंग, या फिर दे आर हैविंग से भी काम चल जाएगा। कॉन्टिन्यूस का भी कई बार अपन यूज ले लेते हैं फ्यूचर को दिखाने के लिए, जैसे वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश, वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी, ऐसे करके। कुछ आ रही है बात समझ में? वी आर हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट मंथ, अगर यहाँ पे आप कॉन्टिन्यूस टेंस भी लगा दोगे तो भी चल जाएगा। अब काफी बच्चे कहेंगे सर हैव की तो आईएनजी फॉर्म होती नहीं। काफी बच्चे कह सकते हैं कि हैव की तो आईएनजी फॉर्म होती नहीं। ध्यान रखना, हैव की आईएनजी फॉर्म तब नहीं होती जब उसका यूज किया जाए पोजेशन वाले मीनिंग को देने के लिए। आई हैव अ कार लिखोगे, ना कि आई एम हैविंग अ कार। आई हैव अ कार का यूज करोगे। लेकिन अगर हैव का मतलब खाना या ऑर्गेनाइज करना हो जाए, यानी वो एक्शन वर्क को रिप्रेजेंट कर रही है, तब उसकी आईएनजी फॉर्म हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। आइए कुछ कहानी समझ में। दे विल बी हैविंग या दे आर हैविंग, बोथ आर करेक्ट। इसमें बताइए जरा। इसमें बताइए क्या आंसर आएगा। आई वुड एडवाइज यू टू इन्वेस्ट इन आवर कंपनी, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो। हालांकि हालांकि पिछले साल हमारी कंपनी के प्रॉफिट गिर गए थे। हालांकि पिछले साल हमारी कंपनी के प्रॉफिट गिर गए थे। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। हालांकि पिछले साल हमारी कंपनी के प्रॉफिट जो है गिर गए थे। तुम्हारे जैसे, अब हमारे बॉस ने कहा है कि अपने दोस्तों को ही, तुम्हारे जैसे दोस्तों को पकड़ पकड़ के चूना लगवाओ ताकि कंपनी प्रॉफिट में आए, है ना। अब हमारे बॉस ने कहा कि पिछले साल तो प्रॉफिट गिर गए थे, अब एक काम करो, अपने सब रिश्तेदारों दोस्तों को फोन करो और उनसे इन्वेस्ट कराओ अपनी कंपनी में। तो लास्ट ईयर की बात करनी है। अगर यहाँ पे लास्ट ईयर की बात करनी है तो यहाँ पे पास्ट का टेंस आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे डिक्लाइंड आएगा। डिक्लाइन कैसे आ जाएगा? क्लियर है? नेक्स्ट बात जाइए। ऑल दो और दो, दोनों का मीनिंग लगभग सेम होता है बच्चे, हल्के फुल्के डिफरेंस होते हैं। ऑल दो कभी सेंटेंस के लास्ट में नहीं आ सकता, दो आ सकता है, ठीक है। दो जनरली सरप्राइज के लिए यूज किया जाता है, ऑल दो जनरली कंजंक्शन वाले रूप में यूज किया जाता है। दो एडवर्ब होता है जो सरप्राइज के लिए यूज किया जाता है। छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं। इस टाइप के जो सवाल होते हैं ना, जैसे बच्चे पूछते हैं ऑल दो, दो में क्या डिफरेंस है, बट येट में क्या डिफरेंस है, इनके लिए एक बार डिक्शनरी को यूज करने की आदत डालो। जैसे डिक्शनरी में टाइप करोगे आप, जब यूज पढ़ोगे आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा यूज इनका डिफरेंट है। हालांकि वाले मीनिंग में, कंजंक्शन वाले मीनिंग में, यहाँ पे आप ऑल दो लिख दो चाहे दो लिख दो, दोनों सेम मीनिंग कन्वे करेंगे। लेकिन कई बार उनके मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे दो का यूज आप स्ट्रेस डालने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए एज एन एडवर्ब यूज करते हो, तब वो काम ऑल दो नहीं कर पाता। दो को लास्ट में यूज कर सकते हो, ऑल दो को नहीं कर सकते। छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं, डिक्शनरी से पता चल जाते हैं। इसमें बताओ जरा। तुम्हारे पास भी आए होंगे वो कंपनी वाले, है ना। तुम्हारे पास भी आए होंगे वो कंपनी वाले, मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले। 10,000 रुपये लगाओ, फिर तुम्हारे चेन बनाओ, तुम्हारे अंडर वाले लोग काम करेंगे, तुम करोड़पति हो जाओगे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये है वो है, फलाना है झिगड़ा है। अभी तो तुम कमा रहे हो, तुम आगे की पाइपलाइन कैसे बनाओगे, ये करोगे, वीडियो पीपीटी भी दिखाएंगे, ये वो। अपना कुछ काम धंधा कर लेना जीवन में। ये एमएलएम में ना तो खुद जाना है और ना ही किसी को जाने की सलाह देनी है। जिंदगी झंड होती है इन लोगों की, मैं सही बता रहा हूं।
ऐसे 10-10 हजार वाले कमाने वाले लड़के से काले कोट पैंट पहना के उनको स्टेज पे पहना के कितने का चेक आया, पिछले महीने कितने का चेक आया, 2 लाख का, 2 साल बाद कितने का आएगा, मिनिमम 1 करोड़ का। 10 हजार रुपए कमा रहे होते हैं वो, कोट भी किराए के होते हैं उनके, उनकी शकल बता रही होती है कि कोट किराए का उनका। बना के एक संदीप महेश्वरी जैसे चश्मे वाले 2-4 मोटिवेशनल स्पीकर, उनको बुला बुला के सारी दुनिया फर्जी काट रखा है इन्होंने। भाड़े के टेंट हाउस से सबके काले कोट सेम वही भाड़े के टेंट हाउस से लिए हुए 200-200 रुपए किराए वाले सबके सब। चलो जी इसमें आ जाओ। Our country's performance in the last few national and international games is fairly ordinary and below our stature। हमारी जो कंट्री की परफॉर्मेंस रही है पिछले कुछ नेशनल और इंटरनेशनल मैचेस में, हमारी जो कंट्री की जो परफॉर्मेंस रही है पिछले कुछ नेशनल और इंटरनेशनल मैचेस में वो फेयरली ऑर्डिनरी रही है, मतलब बिल्कुल आम रही है, और हमारा हमारा जो लेवल है उससे काफी नीचे रही है। अब पिछले कुछ मैचेस की बात कर रहे हो यानी पास्ट की बात कर रहे हो तो यहां पे इज फेयरली नहीं वॉज फेयरली ऑर्डिनरी लिखना पड़ेगा, वॉज फेयरली ऑर्डिनरी लिखना पड़ेगा। और ज्यादा बढ़िया रहेगा फेयरली को भी हटा के आप रादर ऑर्डिनरी लिख लो, क्योंकि यहां पे ऑर्डिनरी को आप नेगेटिव सेंस के अंदर यूज कर रहे हो कि बिल्कुल आम सी परफॉर्मेंस थी, कोई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं थी, कोई बढ़िया नहीं थी, वॉज रादर ऑर्डिनरी लिख लो। वॉज तो करो ही करो, वॉज तो करो ही करो, साथ में जैसे होता ना फेयरली पॉजिटिव एडवर्ब पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के लिए आता है और रादर नेगेटिव एडजेक्टिव्स के लिए आता है। कुछ सारी बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं, तो यहां पे रादर का यूज कर लो। इसमें बताओ जरा। प्रेजेंट परफेक्ट भी लगा सकते हो बच्चे, अगर पास्ट के एक एक्शन का प्रेजेंट पर इफेक्ट डालना है ये कॉन्वर्सेशन के अंदर यूज कर रहे हो तो वो भी लगा सकते हो। अगर फैक्ट की तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगर यहां पे फैक्ट की तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगर फैक्ट की तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो तब तो यहां पे आना चाहिए सीधा पास्ट इंडेफिनिट। और अगर आप कहना चाह रहे हो कि पिछले कुछ मैचों में ऐसी रही है, पिछले कुछ मैचों में ऐसी थी, तो आप लगाओ पास्ट इंडेफिनिट। और अगर कह रहे हो पिछले कुछ मैचेस से ऐसी रही है, अगर वो वाला मीनिंग देना चाहते हो तो हैव बीन, ये हैज बीन लगा दो। आर कंट्रीज परफॉर्मेंस इन द लास्ट फ्यू नेशनल एंड इंटरनेशनल गेम्स हैज बीन रादर ऑर्डिनरी एंड बिलो, दोनों सही हो जाएंगे। डिपेंड करता है, दोनों के मीनिंग में हल्का सा डिफरेंस आएगा, एक आप पास्ट का फैक्ट कन्वे करोगे और एक में पास्ट के एक एक्शन का इफेक्ट प्रेजेंट पे आएगा। वो डिपेंड करेगा कि बोलने वाला उसको कैसे रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। हमारी कंट्री की जो परफॉर्मेंस है पिछले कुछ मैचेस में नेशनल और इंटरनेशनल मैचेस में फेयरली ऑर्डिनरी थी, अगर एज ए फैक्ट रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो तो वॉज रादर लिखो। और पिछले कुछ मैचेस से हमारी जो कंट्री की परफॉर्मेंस है वो फेयरली, वो रादर ऑर्डिनरी और बिलो और स्टैचर रही है, अगर ये वाला मीनिंग देना चाह रहे हो तो हैज बीन लगा लो। बोथ आर करेक्ट। पास्ट के एक एक्शन का इफेक्ट प्रेजेंट पे डालना हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करो, सिंपली फैक्ट रिप्रेजेंट करना है तो पास्ट इंडेफिनिट लगा लो। आ गई भाई बात समझ में? हाँ साफिर, अब हो गई बात क्लियर? डिपेंड करेगा बोलने वाले पे कि वो किस टाइप का मीनिंग देना चाह रहा है। बस यहां प्रेजेंट नहीं आ सकता, ये बात क्लियर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं आ पाएगा। डिपेंड करेगा बोलने वाले पे कि वो मीनिंग कैसा कन्वे करना चाह रहा है, फैक्ट की तरह से रिप्रेजेंट करना चाह रहा है कि पास्ट के एक्शन का इफेक्ट प्रेजेंट पे चाह रहा है। हम इस मुद्दे को उठाएंगे नेक्स्ट मीटिंग में हाउसिंग सोसाइटी की, तो यहां पे तो सिंपल है, फ्यूचर की बात करनी तो वी विल टेक अप लिख दो। हम इस मुद्दे को उठाएंगे अगली मीटिंग में, तो इजी है। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें बता दो जरा।
रिकी ओपन द बॉक्स एंड हैड टेकन आउट द गन इन रेज। रिकी ने बॉक्स खोला और बंदूक निकाल ली गुस्से में। अब यहाँ पे काफी बच्चे क्या होते हैं, वो एक पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने के बाद ना बावले से हो जाते हैं। जैसे उनको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा दिया जाए वो जाते हैं बावले। वो क्या देखते हैं, दो पास्ट के एक्शन है, जो पहले होगा वो पास्ट के परफेक्ट में आएगा, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। वो क्या दिमाग लगाएगा, पहले बॉक्स खुलेगा और फिर बंदूक निकलेगी, तो बॉक्स खुलने वाला तो आना चाहिए पास्ट परफेक्ट में और बंदूक निकालने वाला आना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट में। ऐसा कुछ दिमाग लगा रहे हैं कई लोग, ध्यान रखना। पास्ट परफेक्ट का काम होता है पास्ट के दो एक्शंस का आपस में कंपैरिजन करना। अगर पास्ट के दो एक्शंस का आपस में कंपैरिजन ही ना करना हो, बिफोर, आफ्टर, प्रीसीडिंग, ऑलरेडी, ऐसे कोई शब्द ना आ रहे हो, तो समझ जाना कि यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं करना। एंड लगा रहे हो तो दोनों एक्शन का कोई नहीं बताना चाह रहा यहाँ पे कि ये पहले हुआ कि बाद में हुआ, ये दोनों एक्शन साथ में हो रहे हैं। उसने डिब्बा खोला और बंदूक निकाल ली, यहाँ पे कोई टाइम का कंपैरिजन नहीं करना, तो यहाँ पे हैड टेकन वगैरह आएगा नहीं। हैड टेकन तो देखो किसी कीमत पे नहीं आ सकता यहाँ, क्योंकि अगर मान लो कंपैरिजन करना होता भी तो पहले डिब्बा खुलेगा फिर बंदूक निकलेगी। कुछ आ रही बात समझ में? पहले बंदूक कैसे निकल जाएगी डिब्बा खुलने से पहले? पहले डिब्बा खोला और उसमें से बंदूक निकाली है। तो यहाँ पे हैड टेकन तो इसमें किसी भी कीमत पे नहीं आ सकता, तो यहाँ पे आएगा टुक। और उसको भी हैड टेकन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंड कंजंक्शन आ रही है, कोई कंपैरिजन यहाँ पे करना ही नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें बताओ जरा। We couldn't know why was she so gloomy and angry with herself। कल की वीडियो में आया था ये कॉन्सेप्ट, उससे पीछे भी एक क्लास के अंदर आया था ये कॉन्सेप्ट, याद आ रहा है? वाई वॉज शी लिखूं कि वाई शी वॉज? वाई वॉज शी कि वाई शी वॉज? कुछ याद आया? तुम इस सेंटेंस को पढ़ो और खुद सोचने की कोशिश करो, क्या ये सवाल है? क्या ये सवाल है? इज इट अ क्वेश्चन? हम जान नहीं पाए कि वो उदास और एंग्री क्यों थी। वो खुद से उदास, खुद को लेके ग्लूमी और एंग्री क्यों थी? क्या ये किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो? इज इट अ क्वेश्चन? नहीं। आप आपस में कोई बात कर रहे हो, यार पता नहीं चला भैया वो उदास क्यों थी, हम जान ही नहीं पाए। या किसी को बता रहे हो, किसी ने पूछा पता चला यार वो क्यों उदास थी, यार हम जान नहीं पाए वो क्यों उदास थी और खुद से क्यों गुस्सा थी। तो किसी कुछ बता रहे हो, इट्स नॉट अ क्वेश्चन। आप किसी कुछ बता रहे हो, असर्ट कर रहे हो कुछ, तो असर्टिव स्ट्रक्चर में लिखोगे वाई वॉज शी, नहीं वाई शी वॉज लिखोगे। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताइए जरा। शी इजंट एज प्रिटी एज शी वॉज 10 years बिफोर। वो अब उतनी सुंदर नहीं है जितनी वो 10 साल पहले थी। वो अब उतनी सुंदर नहीं है जितनी वो 10 साल पहले थी। ये बिफोर जनरली परफेक्ट टेंसेस के साथ यूज किया जाता है। ऐसा कोई परफेक्ट टेंस वाला तो यहाँ पे काम है नहीं। सिंपल 10 साल पहले की बात करनी है, पास्ट इंडेफिनिट की बात करनी है, तो यहाँ पे अगो आएगा, यहाँ पे अगो आएगा। अब ये वाला मैंने पता क्यों डाला, देखो ये वाला सेंटेंस क्यों डाला, थोड़ा ध्यान से समझ। आप जब टेंस के सवाल करोगे तो 99% ऐसा ही होगा कि टाइम के अनुसार टेंस को बदलोगे। 99% ऐसा ही होगा कि टाइम के अनुसार टेंस को बदलोगे। कुछ आ रही है बात समझ में? येस्टरडे दिया होगा तो उसके अकॉर्डिंग V2 पास्ट इंडेफिनिट लगाओगे, टुमारो दिया होगा तो फ्यूचर टेंस लगाओगे, है ना, ऑलरेडी दिया होगा तो परफेक्ट टेंसेस का यूज करोगे। 99% ऐसा होगा कि टाइम के अनुसार टेंस को चेंज करोगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें देख के समझना भी पड़ता है। अब मान लो यहाँ पे बिफोर है, बिफोर तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ आता है ना। अगर ये बिफोर एडवर्ब होती है तो जनरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ आती है। आई हैव सीन यू बिफोर, मैं तुम्हें पहले भी देख चुका हूं। आई हैव मेट यू बिफोर, मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूं। अब क्या यहाँ पे ऐसा कोई काम करना है?
सेंटेंस पढ़ के साफ साफ पता चल रहा है कि क्या कहना है, वो अब उतनी सुंदर नहीं है जितनी पहले थी, यानी पास्ट की बात करनी है तो बिफोर यहां पे नहीं आ सकता। तो ये कुछ एक्सेप्शंस होती है जिसमें आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ये टेंस चैप्टर का एरर ही नहीं है, ये एडवर्ब चैप्टर का एरर है। क्यों? क्योंकि टाइम को दिखाने वाले वर्ड एडवर्ब भी होते हैं जनरली, येस्टरडे, टुमारो, ऑलरेडी, ये सब क्या है? एडवर्ब है। तो होता क्या है, आमतौर से तो क्या होता है कि टाइम के अनुसार टेंस चेंज होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एडवर्ब चैप्टर का एरर हो जाता है। फिर बच्चे के दिमाग में क्या आएगा? बच्चे का दिमाग ऐसे आएगा, यार सर ने तो पढ़ाया था टाइम के अनुसार टेंस चेंज होता है, इसमें बिफोर को देख के टेंस क्यों नहीं चेंज किया, वॉज के अकॉर्डिंग बिफोर को क्यों चेंज कर दिया? क्योंकि रियलिटी में ये टेंस चैप्टर का एरर ही नहीं है, ये एडवर्ब चैप्टर का एरर है। मुझे लगता है शायद बात आ गई होगी समझ में। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताइए जरा। शी इजंट एज प्रिटी नाउ एज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, नाउ आपने एडवर्ब यहां लगा दिया, उससे एडवर्ब की पोजीशन ये वीक एरर होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। लो ये लो तुम्हारा रेडियो, ये है तुम्हारा रेडियो, हेयर इज योर रेडियो, ये रहा तुम्हारा रेडियो, मैंने इसे अभी रिपेयर किया। अब यहाँ पे जस्ट लगाया, अगर यहाँ पे आपने जस्ट लगाया है तो इसका मतलब पास्ट के एक एक्शन का इफेक्ट प्रेजेंट में डालना, मैंने इसे अभी रिपेयर किया है, या फिर ये समझ लो कि एक्शन अभी हाल फिलहाल में खत्म हुआ है ना। तो यहाँ पे लिखोगे आई हैव जस्ट रिपेयर्ड इट। आई हैव जस्ट रिपेयर्ड इट। नेक्स्ट पर जाइए, इसमें बताइए जरा। दिस चीज इज स्मेलिंग ऑफुल, दिस चीज इज स्मेलिंग ऑफुल, ये जो चीज है इसकी स्मेल बड़ी गंदी है, ये जो चीज है इसकी स्मेल बड़ी गंदी है। तो यहाँ पे इज स्मेलिंग दिया हुआ है, हाँ कि ना। अब तुम्हें पता होगा स्मेल, हियर, टेस्ट, ये सब स्टेटिव वर्ब की तरह से काम करते हैं। कुछ याद आ रहा है? अगर यहाँ पे कोई डूअर ना लिखा हो, जैसे मान लो मैं कहूँ राहुल इज टेस्टिंग द केक, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर केक के बारे में कह दूं दिस केक इज टेस्टिंग बैड, कि दिस केक टेस्ट्स बैड, अगर यहाँ पे कोई डूअर नहीं लिखा होगा, अब ये चीज तो जाके किसी को सूंघेगा नहीं, चीज की स्मेल बुरी है ये कहना है, तो यहाँ पे लिखोगे दिस चीज स्मेल्स ऑफुल। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताइए जरा। हर संडे को जो आइसक्रीम सेलर है, हर संडे को जो आइसक्रीम सेलर है वो पहना करता था एक नेक टाई और एक हैट। अब यहां पे एवरी संडे से मुझे पता चल गया कि मुझे हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करना है, एवरी संडे से मुझे पता चल गया कि मुझे हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करना, और अगर पहले पास्ट लिखा हुआ है, और अगर पहले पास्ट लिखा होता है जबरदस्ती यहां पे प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि देखो ग्रामेटिकली ये भी ठीक है, ग्रामेटिकली आप वियर्स लिख दोगे तो ग्रामेटिकली ठीक है, लेकिन अगर पहले पास्ट लिखा हुआ था तो जबरदस्ती हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, मीनिंग चेंज नहीं करेंगे। हो सकता है अगला किसी पास्ट की हैबिट को बताना चाह रहा हो, पास्ट की हैबिट को बताने के क्या क्या तरीके हैं, या तो यूज टू वियर लिख दीजिए, या फिर वुड वियर लिख दीजिए। और अगर एवरीडे, डेली ये सब वर्ड आ रहे हो और पास्ट की हैबिट बतानी हो तो सीधा V2 से भी दिखाई जा सकती है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये वाला हम प्रेफर नहीं करेंगे, डोंट प्रेफर इट। क्यों? क्योंकि इससे टेंस चेंज हो रहा है, हो सकता है अगला बंदे ने पास्ट इसीलिए तो लिखा था तो क्यों पास्ट की हैबिट बताना चाह रहा था, तो इसको यूज मत करना। ये तीनों ग्रामेटिकली ठीक है, सबसे ज्यादा इसके अंदर ये प्रेफर होता है, सबसे ज्यादा पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज टू वियर का स्ट्रक्चर प्रेफर होता है, लेकिन वुड वियर या वोर लिखा हो तो वो भी सही है। अगर वोर लिख दूं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दूं और ईच संडे या एवरी संडे ऐसा कुछ लिख दूं
तो भैया ध्यान रखना पास्ट की हैबिट हो जाती है। अगर मैं लिख दूं माई मदर वेंट टू टेम्पल एवरी संडे, मेरी माताजी मंदिर जाती थी हर संडे, एकदम सही सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं, पास्ट की हैबिट दिखा रही। हैबिट प्रेजेंट की हो सकती है, ऐसे हैबिट पास्ट की भी तो हो सकती है यार, जरूरी थोड़ी हैबिट हमेशा प्रेजेंट की हो। अगर मुझे कहना है कि मैं हर संडे को वॉलीबॉल खेला करता था, आई प्लेड वॉलीबॉल ईच संडे, आई यूज्ड टू प्ले वॉलीबॉल ईच संडे, आई वुड प्ले वॉलीबॉल ईच संडे, एकदम ठीक है। इसमें ज्यादातर चांसेस ऐसे होते हैं कि साथ में कुछ ना कुछ लिखा होता है व्हेन आई वाज इन कॉलेज, ताकि आपको पता चल जाए कि पास्ट की हैबिट है, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो लिखे ही लिखे। पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए यूज टू वियर, वुड वियर और वोर तीनों यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पा जाइए। मीनिंग तीनों का सेम होता है बच्चे, वुड का यूज भी पास्ट की हैबिट बताने के लिए हो सकता है, इस पे भी खूब एरर आते हैं। वुड का यूज कर देगा पास्ट की हैबिट बताने के लिए, आप उसको काट के यूज टू करोगे जबकि वो एकदम सही होगा। डिक्शनरी में टाइप करना वुड और उसके जब सारे यूज पढ़ोगे तो उसमें यूज मिलेगा, पास्ट की हैबिट को बताने के लिए भी वुड का यूज किया जा सकता है। इस पे आ जाइए। तुम्हारी जो इच्छा है प्रेसिडेंट से मिलने की बिना पहले अपॉइंटमेंट लिए, तुम्हारी जो इच्छा है प्रेसिडेंट से मिलने की बिना पहले अपॉइंटमेंट लिए, उसे फुलफिल नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे कैन नॉट बी पैसिव चाहिए, बी की फॉर्म के बाद क्या आएगा, बी की फॉर्म के बाद क्या आती है, तो V3 आती है, तो यहाँ पे फुलफिल कैसे लिख सकते हो, फुलफिल्ड लिखना पड़ेगा। तुम्हारी जो इच्छा है प्रेसिडेंट से मिलने की बिना पहले अपॉइंटमेंट लिए, उसे फुलफिल नहीं किया जा सकता, कांट बी फुलफिल्ड, पैसिव चाहिए, बी की फॉर्म के बाद V3 आएगा। इसमें बताइए जरा। हाँ जी, इसमें बताइए जरा क्या गलती है। सेंटेंस इतना लंबा गलती टुच्ची सी, है ना, सेंटेंस इतना लंबा गलती टुच्ची सी, सेंटेंस का मतलब क्या है, चाहे स्पीच का ओरिजिन कुछ भी हो, जब ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट टाइप के लोग होते हैं जो मानव जाति के विकास को पढ़ते हैं, तो ये बात करते हैं कि अच्छा बोलना कैसे विकसित हुआ होगा इंसानों में, तो उनमें फिर वो बात करते करते कह रहे हैं भाई चाहे कुछ भी स्पीच का ओरिजिन हो, स्पीच चाहे कैसी भी ओरिजिनेट हुई हो, लेकिन हम इस बात पर ये बात श्योरली कह सकते हैं, हम इस बात पे सर्टन हो सकते हैं कि इंसानों को जरूरत नहीं पड़ी होगी बोलने की जब तक उन्होंने कम्युनिटी में रहना नहीं शुरू किया था। उससे पहले जब आदमी अकेला ही रहता था, फिर वो किससे बोलेगा, क्या जरूरत पड़ी होगी उसको बोलने की, उसको बोलने की जरूरत तब के बाद से पड़ी होगी जब वो समुदाय में रहने लगा होगा। यानी समुदाय में जब वो कम्युनिटी में रहना शुरू किया, उसने झुंड बना के रहना शुरू किया, उसके बाद ही बोलने की कला उसकी विकसित हुई होगी। और एरर इतना टुच्चा सा है कि डू, डज, डिड जब ये आ जाए हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो इसके बाद सिर्फ और सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म आती है, बिगैन नहीं आएगा, बिगिन आएगा। बताओ बच्चा कहाँ कहाँ ढूंढता रहेगा, ऐसे पटकता रहेगा दिमाग, हो क्या, और टुच्चा सा एरर है कि डू की फॉर्म के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है। इसमें बता दो जरा। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। अब यहाँ पे पहली बात तो पुलिस के साथ वर्ब प्लूरल आती है, दूसरी बात हैज के बाद मेकिंग कैसे आ सकता है, हैज के बाद तो V3 आता है। अब यहाँ पे आप जो मर्जी लिख लो, पुलिस हैव मेड लिख लो, पुलिस ने हर वो एफर्ट किए हैं, सारे कोशिश कर चुकी है पुलिस सारे एफर्ट्स कर चुकी है, हर एफर्ट कर चुकी है जो कि बेस्ट हेल्प प्रोवाइड करे इन सबको।
या तो हैव मेड लिख दो, पुलिस आर मेकिंग लिख दो, क्योंकि यहां पे आधा लग रहा है कि कॉन्टिन्यूस जैसा दिखाना चाह रहा है, आधा लगता है कि परफेक्ट जैसा दिखाना चाहता है, ग्रामेटिकली दोनों ठीक हो जाएंगे। या तो आर मेकिंग लिख दो, या तो आर मेकिंग लिख दो, या हैव मेड लिख दो। अब काफी बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं कि हैव बीन मेकिंग लिख दें। हैव बीन मेकिंग जो हो जाएगा ना बच्चे, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, उसके साथ जनरली फॉर या सिंस के साथ ड्यूरेशन लिखनी मैंडेटरी सी हो जाती है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगा दोगे आप, तो वहां पे ड्यूरेशन आपको लिखनी पड़ेगी फॉर प्लस ऐसा कुछ, फॉर या सिंस प्लस ड्यूरेशन लिखनी होती है, जो कि नहीं लिखी हुई। तो आप ये दोनों ही लिखना, तो आप ये दोनों ही लिखना। कुछ आई बात समझ में? या तो परफेक्ट में ले जाओ या फिर कॉन्टिन्यूस में ले जाओ। अगर आप यहां पे हैव बीन मेकिंग लिखना चाहोगे तो उस केस में आपको आगे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। The roads are flooded because it has rained continuously for the last 2 days। अब यहाँ पे 4 प्लस ड्यूरेशन दिया हुआ, यहाँ पे 4 प्लस में ड्यूरेशन दिया हुआ। अगर 4 प्लस में ड्यूरेशन दिया हुआ तो यहाँ पे फिर क्या लिखना पड़ेगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे इट हैज बीन रेनिंग, करो यहाँ पे इट हैज बीन रेनिंग कॉन्टिन्यूसली करो यहाँ पे। इसमें बताइए जरा। हाँ जी, इसमें बताओ जरा। फॉर द लास्ट 6 months, पिछले 6 महीने से सीमा हैज बीन आस्किंग देम टू रिफंड द मनी। पिछले 6 महीने से सीमा उन्हें कह रही है कि पैसे वापस कर दो। पिछले 6 महीने से सीमा उन्हें कह रही है कि पैसे वापस कर दो, बट देयर इज नो एक्शन, पर कोई एक्शन नहीं है, कि कोई एक्शन नहीं हुआ। पिछले 6 महीने से सीमा उन्हें कह रही है कि पैसे वापस कर दो, पर कोई एक्शन नहीं है। देयर इज नो एक्शन, कि कोई एक्शन नहीं हुआ। ये जो पिछले 6 महीने वाली बात है, क्या ये दोनों एक्शन पर अप्लाई नहीं होगी? ये दोनों क्लॉज के ऊपर अप्लाई नहीं होगी यहाँ पे, बट एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगी हुई है। जो टाइम आपने लिखा ये दोनों के साथ जाएगा। पिछले 6 महीने से वो पैसे वापस मांग रही है, लेकिन तब से अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ, ना कि कोई एक्शन नहीं है। तो देयर हैज बीन नो एक्शन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, देयर हैज बीन नो एक्शन। कुछ आ रही है बात समझ, क्या कहना चाह रहा हूं? नेक्स्ट पे आ जाओ। इसमें बताओ जरा। देयर हैज बीन नो एक्शन, तब से अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। बात आई मेरी समझ में? इस सेंटेंस को पढ़ो, इसका मीनिंग क्या है कि वो 6 महीने से उनको कह रही है पैसे वापस करने को, लेकिन तब से अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। देयर इज नो एक्शन का तो मतलब हो जाएगा कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं हुआ तब से अब तक। तो यहाँ पे परफेक्ट टेंस लगाओगे, देयर हैज बीन नो एक्शन लिखोगे। ये वाला आसानी है। मीराबाई को घर से बाहर भेज दिया गया क्योंकि वो अपना ज्यादातर वक्त होली मैन साधुओं की कंपनी में बिताती थी। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे वॉज सेंट ये पास्ट में लिखा हुआ है, तो इसको भी पास्ट में लिखना पड़ेगा, शी स्पेंट लिखना पड़ेगा। चलो अभी अब जल्दी से वोकैब देखो। सिनोनिम बताइए जी, डेफिशिएंसी का सिनोनिम बताइए। डेफिशिएंसी का सिनोनिम बताइए। अबंडेंस बहुतायत, सफिशिएंसी जितनी चाहिए उतनी होना, किसी चीज की एफिशिएंसी मतलब वो कितनी एफिशिएंट है, कोई चीज कितना बढ़िया से काम कर पा रही है कितने टाइम में।
डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी चीज की कमी, इनएडिक्वेसी का मतलब होता है इनएडिक्वेट अमाउंट में होना कोई चीज, पर्याप्त अमाउंट में ना होना, तो सिनोनिम आएगा इनएडिक्वेसी। इनमें से कौन सा एंटोनिम है? स्लगिश का एंटोनिम, स्लगिश का उल्टा, स्लगिश का उल्टा। अगर ग्रोथ स्लगिश होती है तो बड़ी स्लो स्पीड में हो रही होती है, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लो स्पीड में, इनएक्टिव स्टेज में होना, बहुत ज्यादा लेजी स्टेज में होना, ये वीक, डल, सेडेंट्री, ये सब तो काइंड ऑफ इसके सिनोनिम है ना। सेडेंट्री का भी मतलब जैसे बैठे रहना, जैसे सेडेंट्री जॉब्स होती हैं जिसमें बैठे रहना होता है, ऐसी जॉब्स होती हैं। डल माने होता है इसमें एनर्जी ना हो, वीक, कमजोर, तो इसका एंटोनिम आएगा जी एक्टिव। नेक्स्ट पर जी, हॉब्सन्स चॉइस, हॉब्सन्स चॉइस, हॉब्सन्स चॉइस। अगर आप मेरी सारी क्लासेस देखते हैं तो याद होगा मैंने इसका ओरिजिन बताया था आपको। अगर आपको याद हो तो मैंने इसका ओरिजिन बताया था आपको। अगर आप मेरी सारी क्लासेस देखते हैं तो इसका मैंने आपको इस सीडीएम का ओरिजिन बताया था कि हॉब्सन्स चॉइस का क्या मतलब होता है और क्यों होता है। ये हॉब्सन्स नाम का एक आदमी था और ये एक तबेला चलाता था। अगर याद हो मैंने पूरा ओरिजिन बताया था इसको। हॉब्सन नाम का एक आदमी था और ये तबेला चलाता था और ये घोड़े बेचा करता था, ठीक है, अस्तबल चलाता था, ये घोड़े बेचा करता था। और ये ना ऐड डालता था हर जगह, अखबार वगैरह में, कहीं भी, कि बहुत सस्ती कीमत पे घोड़े बेचता था, बहुत ही ज्यादा सस्ती कीमत पे घोड़े बेचता था ये। तो लोग खुश होकर चले जाते, यार इतनी सस्ती कीमत में घोड़ा मिल रहा है, आराम से वहां छांटेंगे बढ़िया घोड़ा और अपना सस्ती कीमत में घोड़ा ले आएंगे। लेकिन जब यहाँ पे लोग पहुंचते थे इसके अस्तबल में, तो ये क्या कहता था, जो पहले अस्तबल में, ऐसे इसने रैक बना रखे होते, जो पहले अस्तबल में है वही घोड़ा मिलेगा, लेना हो तो लो, नहीं तो निकलो। तो बेसिकली क्या ये ट्रेंड आ गया कि भैया ये सब ढकोसला है सस्ते के नाम पे, वो तो कोई चॉइस देता ही नहीं है, वो कहता है ये वाला बेचूंगा इतने रेट में, लेना हो तो लो, इसलिए हो गया हॉब्सन चॉइस का मतलब हो गया नो चॉइस। हॉब्सन जो चॉइस देता है ना भैया घोड़े सिलेक्ट करने की, इसका मतलब कोई चॉइस नहीं देता, वो तो कहता है ये पहली वाली जो स्टेज पे है, पहले वाले अस्तबल में है, वो लेना हो तो लो वरना चले जाओ। ये वाला है जी इसका आंसर, कोई रियल ऑल्टरनेटिव ना होना। इसमें बताइए जरा, अरे याद आई स्टोरी, कुछ याद आई स्टोरी, ये पढ़ाए रखिए पहले। एक ऐसी कहानी जिसमें कोई शिक्षा दी जाती है, अक्सर जिसमें कैरेक्टर्स एनिमल्स को बनाया जाता है। खरगोश कछुए की कहानी सुनी होगी आपने, शेर चूहे की कहानी सुनी होगी। ऐसी कहानियां जिनके लास्ट में एक मॉरल आपको दिया जाता है, शिक्षा आपको दी जाती है, और जिसमें एनिमल्स का एज कैरेक्टर यूज किया जाता है, दैट इज नॉन एज फैबल। पैरोडी कोई मजाक वगैरह बना देते हैं, किसी चीज का मजाकिया फॉर्म में किसी को रिप्रेजेंट करना। ओड होती कोई ऐसी पोएम जो किसी की प्रशंसा करने के लिए लिखी जाए, ये मंत्र वगैरह, श्लोक मंत्र वगैरह। इसमें बताइए जरा, कल का टॉपिक बच्चे कौन सा चैप्टर है गया? अब कल का टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली प्रीपोजिशन के एरर करेंगे, फिर कल फिर प्रीपोजिशन करेंगे, कल करेंगे प्रीपोजिशन। कल का टॉपिक रहेगा जी प्रीपोजिशन। इनमें से कौन सा शब्द है जिसकी स्पेलिंग सही है? कमेमोरेट की सही स्पेलिंग क्या है? बहुत बच्चे कहते हैं सर स्पेलिंग करेक्शन गलत होते हैं, स्पेलिंग करेक्शन गलत होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर कर दोगे तो 50% तो रिपीट होती है स्पेलिंग करेक्शन। स्पेलिंग करेक्शन से ज्यादा रिपीट कोई चीज नहीं होती, याद रखना। 50% तो प्रीवियस ईयर ही रिपीट होते हैं। कम से कम पहले प्रीवियस ईयर वाली जितनी है वो सारी तो लिख लिख के देखो। कमेमोरेट की सही स्पेलिंग है जी ये सी वाली। शुरुआत में डबल एम आता है, सेकंड वाली टाइम पर डबल एम नहीं आता। अब जो बैचेस का पूछ रहे थे मैं आपको बता देता हूं बच्चे। थ्योरी का अगर आप मुझसे बैच करना चाहते हो अनअकैडमी पे तो वो आएगा जी 18 जुलाई को, उससे पहले कोई बैच नहीं है। पुराने बैचेस चल रहे हैं, लेकिन थ्योरी पढ़ने का मजा तभी आएगा जब रोज एक रेगुलर टाइम पे बिल्कुल पहली क्लास से नाउन क्या होता है यहां से शुरू करके लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहोगे। बैच के पहले सेंटेंस से आखिरी सेंटेंस तक जब सब कुछ लाइव देखोगे, रोज इंटरेस्ट के साथ देखोगे, तभी वो थ्योरी पढ़ने का मजा है, नहीं तो कोई मजा नहीं। पुराने बैच भी पढ़े हैं मेरे अनअकैडमी पे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप थ्योरी को रिकॉर्डेड देखें।
आप लाइव देखिएगा, 18 जुलाई को आएगा। तब तक क्या करें सर? तब तक भैया वोकैब का बैच चल रहा है। एक मेरा बैच चालू हुआ था 19 मई को, पिक्चर्स के थ्रू, रूट वर्ड के थ्रू वोकैब करा रहा हूं, उसके अंदर 19 मई को चालू हुआ था। यही बैच पहले मैंने सोचा था कि 19 जून को खत्म कर दूंगा, लेकिन बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं इस वोकैब के बैच को और कंटिन्यू कर रहा हूं। अब ये 23 जून से फिर से आगे और चलेगा। 19 जून को खत्म नहीं हो रहा, 23 जून से आगे 2 महीने तक और चलेगा अभी, क्योंकि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया इस बैच का। इसका एक डेमो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला भी था, और कहोगे तो एक आधा डेमो मैं और भी डाल दूंगा, ठीक है? तो आप उस डेमो को देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे मेरा वोकैब पढ़ाने का तरीका, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं AVS 10 कोड लगा के। इतनी कहानी क्लियर है? चलो जी, आज के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। मिलेंगे अब अपनी अगली क्लासेस में। रात को 10 बजे क्लास है भाई आज, पेपर वाली। उसका लिंक मैंने शेयर कर दिया है, वो अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे है। उसका लिंक मैं शेयर कर चुका हूं, 9:30 बजे दोबारा भी शेयर कर दूंगा। आज के लिए गुड नाइट।